हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि पंजाब का जो लेक्चरर कैडर का एग्जाम है उसमें सोर्स के फॉर्म में आप जो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ है उसका एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के जो पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर, उनको अगर आप यूज करें, उनके क्वेश्चंस को आप करें तो आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि मेरे पास कुछ वीडियोज़ पड़े हैं पहले के, जिनको मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा। तो अभी मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और होपफुली ये जो वीडियो है इससे आपको काफ़ी अच्छी खासी हेल्प मिलेगी। क्वेश्चंस आपको जो रिलेवेंट मिलेंगे आपके एग्जाम के, तो क्योंकि ये भी एक तरह से PYQs ही हैं तो इनको भी ध्यान से देखना, इनके सॉल्यूशंस को भी ध्यान से देखना। वीडियो पुराने हैं पर समझ में आपको आ जाएंगे, है ना। तो और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, उस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वेरिएशन ऑफ थर्मो आयोनिक करंट विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ मेटल इज। तो थर्मो आयोनिक करंट का टेम्परेचर मेटल के टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन होता है तो वो हमें बताना है। तो ये एक्सपोनेंशियली राइजिंग है ना, एक्सपोनेंशियली ये राइज करता है। फिर सेकंड क्वेश्चन पे आए, हॉल इफेक्ट इज फिजिकली अंडरस्टूड एज मूविंग फ्री चार्ज कैरियर्स इन मेटल सेमीकंडक्टर स्पेसिमेन आर सब्जेक्टेड टू। तो जो हॉल इफेक्ट है वो क्या करता है, वो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, मैग्नेटिक फोर्स लगता है विच रिजल्ट इन जनरेशन ऑफ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहां पर हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा ए। फिर आएगा द डेबाई ट्रीटमेंट ऑफ टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड डिफर्स फ्रॉम द आइंस्टीन थ्योरी एज रिगार्ड दैट। तो जो डेबाई है वो वैलिड होता है लो टेम्परेचर के लिए, और डेबाई का जो मॉडल है उसमें कोरिलेट किया जाता है ऑसिलेटर है ना, जो एटम्स है उसको ऑसिलेटर जो कि वाइब्रेट करते हैं उसकी तरह क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विड्थ ऑफ द फॉरबिडन जोन्स सेपरेटिंग सक्सेसिवली एनर्जी बैंड्स इन अ सॉलिड। विड्थ ऑफ फॉरबिडन जोन्स, फॉरबिडन मतलब गैप जो होता है, जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होता है, तो उसकी विड्थ ऑफ फॉरबिडन जोन सेपरेटिंग सक्सेसिव एनर्जी बैंड्स इन अ सॉलिड decrease with increasing interaction between constituents atom of solids, increase with increasing interaction between constituent atoms of solid। करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर लेवल्स लेजर आर प्रिफर्ड बिकॉज देयर पॉपुलेशन inversion can be achieved only under intense pumping condition, wavelength of output laser is always low, population inversion can be achieved and also sustained। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी। Next question, the advantage offered by holography over conventional photography is that all the visual information available in light reflected from the object is recorded। तो A आंसर इसका आ जाएगा। Next question, when natural monochromatic light falls on the Nicol prism, the output is polarized extraordinary ray with vibration perpendicular to optical axis of crystal, यानी कि ऑप्शन सी। फिर हम बात करें द एटॉमिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की एक यूनिट होती है डेबाई और एक यूनिट होती है इसकी कूलम मीटर। तो डेबाई और कूलम मीटर में रिलेशन होता है कि 1 डेबाई इक्वल्स टू 3.33 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे एक्सियल और जो इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका रेशो पूछा है। तो एक्सियल के लिए फॉर्मूला होता है 2kp/r³ और इक्वेटोरियल के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है kp/r³। अब इन दोनों का रेशो करोगे तो आंसर आएगा 2, तो आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटा डिके इज कॉज्ड बाय वीक इंटरेक्शन। बीटा डिके जो होता है वो वीक इंटरेक्शन की वजह से होता है। द फिनोमेना ऑफ डायमैग्नेटिज्म अराइज ड्यू टू, जो डायमैग्नेटिज्म फिनोमेना है वो इसलिए अराइज होता है क्योंकि लार्मोर फ्रीक्वेंसी, जिसकी वजह से उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी लगातार चेंज होती है, जिसकी वजह से कोई भी मटेरियल है उसके अंदर डायमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आ जाती है। रिडक्शन इन ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। Next question, the phenomena of ferroelectricity owes its origin to temperature independent ionic polarizability. Temperature independent ionic polarizability. Next question, the aircraft takes off stage is example of non-inertial frame of reference। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है। Which of the following energy terms does not contribute Heisenberg exchange energy, है ना, जो हम लिक्विड ड्रॉप मॉडल में एनर्जी जितनी भी कंसीडर करते हैं उसमें सरफेस एनर्जी कंसीडर होती है, असिमेट्रिक एनर्जी कंसीडर होती है, कूलम एनर्जी कंसीडर होती है, पर हाइजेनबर्ग एक्सचेंज एनर्जी कंसीडर नहीं होती।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर द पॉइंटिंग वेक्टर एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट एनर्जी फ्लक्स एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ ईएम वेव. एनर्जी फ्लक्स एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ ईएम वेव. The role of helium atoms in the helium neon laser is to help in excitation population of inversion of neon atoms. Next question, the breakdown which occurs through direct rupture of bonds because of the existence of a strong electric field. तो ये इसका आंसर आता है जीनर ब्रेकडाउन, जबकि जो काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो ब्रेकडाउन होता है दैट इज नोन एज अवालांच ब्रेकडाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेवलेंथ ऑफ 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसका वेवलेंथ हमें बताना है, तो वेवलेंथ का जो फॉर्मूला हो जाएगा इसका वो हो जाएगा लैम्बडा इक्वल्स टू 20.27 अपॉन अंडर रूट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है. आंसर आएगा 1.66 आर्मस्ट्रॉन्ग. आपको इसको कन्वर्ट करना है इसमें नैनो में, तो नैनो में आंसर हो जाएगा 0.166 nm. तो आंसर आ जाएगा इसका ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर करंट गेन. कॉमन एमिटर है तो करंट गेन जो है वो होगा बीटा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा IC अपॉन IB. अब यहाँ पर IC की वैल्यू हमें दी हुई है 10 मिली एम्पियर. 10 मिली एम्पियर, तो हमें IB निकालना है, तो IB आ जाएगा यहाँ से 100 म्यू एम्पियर विच इज ऑप्शन बी. तो करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका बी. इन केस ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपोगेटिंग थ्रू अ कंडक्टर द स्किन डेप्थ. स्किन डेप्थ क्या होता है कि जब एक कंडक्टर के अंदर वेवलेंथ ट्रेवल करती है और वो डिस्टेंस जहां पर उसका जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का डिके है वो 1/e हो जाए ओरिजिनल वैल्यू का, तो वो जो डिस्टेंस कवर होती है उसको हम कहते हैं स्किन डेप्थ. तो ऑप्शन इसका आ जाएगा ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ द क्वांटिटी एप्सिलॉन इनटू ई. तो ये हो गया डी, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एप्सिलॉन ई, और ये किसके बराबर होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर भी होता है. और सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है उसकी यूनिट क्या होती है? वो होती है चार्ज पर यूनिट एरिया. उसकी यूनिट क्या होती है? चार्ज पर यूनिट एरिया. तो ऑप्शन आ जाएगा इसका ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी ई एंड मोमेंटम. तो ई इक्वल्स टू पीसी. ई इक्वल्स टू पीसी विच इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल. डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर ए हमेशा जीरो होता है. और उसके बाद हमें पूछा है कि रिलेटिविस्टिक पार्टिकल मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला. तो ये कैसे निकाला है? यहाँ पर ई इक्वल्स टू होता है के ई प्लस एम नॉट सी स्क्वायर. इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एम ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर कर दो, तो एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर इक्वल्स टू के ई. अब एम की जगह आप सब्सटीट्यूट कर दो, एम नॉट अपॉन 1 माइनस जो एम है वो किसके बराबर होता है? एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. और 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर किसके बराबर होता है? गामा. तो यहां से एम इक्वल्स टू हो जाएगा गामा एम नॉट. तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा गामा माइनस 1 एम सी स्क्वायर. उस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है अ 3x3 मैट्रिक्स हैज एलिमेंट्स सच दैट इट्स ट्रेस. अब 3x3 की ये मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसके 3 आइगन वैल्यू मैं ले लेता हूं. तो एक आइगन वैल्यू को मैंने लिखा λ1, दूसरी को लिखा λ2 और तीसरी को लिखा λ3. अब ट्रेस का मतलब क्या है कि इन तीनों का समेशन जो है वो किसके इक्वल है? 11 के इक्वल है. तो λ1 λ2 और λ3 इक्वल्स टू 11. फिर डिटर्मिनेट 36 है, तो जो उसके आइगन वैल्यूज होती हैं उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिटर्मिनेट के इक्वल होना चाहिए. यानी कि λ1 λ2 और λ3 का मल्टीप्लिकेशन 36 आना चाहिए. अब यहाँ पर आपको हिट एंड ट्रायल मेथड करके यूज करना पड़ेगा. आपको सबसे बड़ी आइगन वैल्यू की वैल्यू बतानी है. तो अब मेरे को यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे. जैसे कि अगर मैं 6, 3 और 2 का कॉम्बिनेशन बनाता हूँ, तो अगर इनका समेशन में करूँ तो 11 आना चाहिए, और इनका मल्टीप्लिकेशन में करूँ तो 36 आना चाहिए. तो देखो आप इनका समेशन करोगे तो 6 + 3 9 और 9 + 2 11 सही बैठ रहा है. और यदि इनका मल्टीप्लिकेशन करते हो तो 6 × 3 18 और 18 × 2 36. तो इसका मतलब यही हमारी तीनों आइगन वैल्यू होंगी, और इन तीनों में से सबसे बड़ी आइगन वैल्यू जो होगी वो होगी 6. तो करेक्ट आंसर इसको जो आ जाएगा वो आ जाएगा 6. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है टेम्परेचर इन केल्विन एट विच द एवरेज स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विल बी द सेम एज दैट ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड. देखिए साहब, यहां पर एवरेज स्पीड की बात हो रही है. सबसे पहले एवरेज स्पीड जो है वो किसके बराबर हो गई? वो हो गई 8RT/m. यहाँ जो m है ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है. हमें ये बोला गया है कि ये स्पीड इक्वल है इसके लिए, नाइट्रोजन के लिए, और इसके लिए है ये हाइड्रोजन के लिए. तो VH2 = VN2 ये हमें गिवन है. अब हाइड्रोजन के लिए हमें निकालना है उसका टेम्परेचर, है ना, और नाइट्रोजन के लिए उसका टेम्परेचर हमारे पास है. तो हाइड्रोजन के लिए उसके टेम्परेचर को मैंने लिख दिया TH2, और उसका जो मॉलिक्यूलर वेट हो गया वो हो गया 2. और इसके बाद यदि नाइट्रोजन के लिए बात करें
तो उसका जो टेम्परेचर हमें दे रखा है 35 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, इसको हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो केल्विन में कैसे कन्वर्ट करें, 35 डिग्री सेंटीग्रेड में आप 273 ऐड कर दो, तो 273 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 308। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 308, और नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का वो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 28। रूट यहाँ से दोनों साइड से हट जाएगा, तो यहाँ से TH2 की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 308 इंटू 2/28। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 22। तो करेक्ट आंसर विल बी 22। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हेन मैकेनिकल वेव हैव अ फ्रीक्वेंसी बिलो द ऑडिबल रेंज। अब ऑडिबल जो रेंज है वो क्या होती है, तो ऑडिबल रेंज जो है, ऑडिबल रेंज वो होती है, ऑडिबल रेंज मतलब जो हमारे कानों को सुनाई दे सके, तो वो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर और 20 किलो हर्ट्ज तक, 20 किलो हर्ट्ज तक। फ्रीक्वेंसी बिलो का मतलब जब फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज हो जाए, फ्रीक्वेंसी जब लेस देन 20 हर्ट्ज हो जाए, जैसे कि भूकंप आने की जो वेव्स चलती हैं, सेस्मिक वेव्स चलती हैं, तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है, ये हमें नहीं सुनाई देती है। तो ऐसी जो वेव्स होती है उनको नाम देते हैं इंफ्रासोनिक वेव, है ना। तो ये कौन सी वेव होती है, ये होती है इंफ्रासोनिक वेव। तो ये वेव्स होती हैं इंफ्रासोनिक वेव, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन टू द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, डिफरेंशियल इक्वेशन है dy ओवर dx इक्वल्स टू -x अपॉन y प्लस 1। तो ये वेरिएबल सेपरेबल वाली डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो आप। y प्लस 1 और dy इक्वल्स टू -x dx। तो यहाँ से बन जाएगा y स्क्वायर बाई 2 प्लस y इक्वल्स टू ये हो जाएगा -x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बनेगा y स्क्वायर प्लस 2 ऑन एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऑन एक्स स्क्वायर प्लस 2 y इक्वल्स टू c। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, तो ये बन जाएगा y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2y इक्वल्स टू 2c। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं दोनों साइड 1 ऐड कर दूंगा, क्यों कर रहा हूँ वो अभी आपको पता लग जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 2c प्लस 1। तो ये बन गया y प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर और इक्वल्स टू 2c प्लस 1। तो ये एक सर्किल की इक्वेशन बन गई। और ये सर्किल कैसा है, ये सर्किल कैसा है जिसका जो सेंटर है वो 0,-1 है और जो रेडियस है वो 2c प्लस 1 है। तो ये सर्किल कैसा है, सर्किल का सेंटर है 0,-1 और इस सर्किल की जो रेडियस है वो है 2c प्लस 1। इस सर्किल की जो रेडियस है वो है 2c प्लस 1। तो इसका मतलब ये एक ऐसा सर्किल है जिसकी अलग अलग रेडियाई आएगी, क्योंकि यहाँ c कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो ये आएगा सर्किल विद डिफरेंट रेडियाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अ सैटेलाइट मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अबाउट द अर्थ हैज अ काइनेटिक एनर्जी E के। तो काइनेटिक एनर्जी E के वो कितनी होती है, हाफ mv²। वी नो दैट कि जो ऑर्बिटल स्पीड होती है ना, हम ये जानते हैं कि जो ऑर्बिटल स्पीड है, एक मिनट, वी नो दैट कि जो ऑर्बिटल स्पीड होती है वो होती है gr। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें तो E के जो है वो वैल्यू बन जाएगी, वो क्या बन जाएगी, हाफ mgr। नाउ हमें ये कहा गया है कि व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू बी एडेड सो दैट इट कैन एस्केप फ्रॉम द अर्थ। तो अर्थ से एस्केप करने के लिए हमारे पास एक वेलोसिटी होती है जिसको हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी, है ना। तो टू एस्केप फ्रॉम अर्थ, तो एस्केप वेलोसिटी है, एस्केप वेलोसिटी उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 2rg। तो अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो वो बन जाएगी हाफ mv², यानी कि ये वैल्यू बन रही होगी कुछ हाफ mv² का मतलब हो जाएगा 2rg, और ये बन रही है वैल्यू mrg। तो इतनी एनर्जी कम से कम हमें चाहिए अगर अर्थ से एस्केप करना है। हमारे पास ऑलरेडी कितनी एनर्जी है, हाफ mgr या हाफ mrg। तो इतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर और ऐड कर दिया जाए तो ये अमाउंट हमारे पास आ जाएगा। इसका मतलब E जो है वो किसके बराबर होगा, E के प्लस E के। E के तो हमारे पास पहले से ही था, हमें कितना अमाउंट और ऐड करना है, E के। दैट मीन्स कि जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अ क्यूब हैज डेंसिटी। अब डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। लेट सपोज कि जो साइड है, क्यूब दिया हुआ है क्यूब, तो क्यूब की जो साइड है वो है L, ऐसा हमने मान लिया। तो इसको मैंने लिख दिया m/L3। अब ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि रिलेटिविस्टिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जब भी कोई लेंथ के अलोंग वेलोसिटी है तो
दूसरे फ्रेम से हमें ऐसा लगता है कि जो लेंथ है उसकी वो एक्चुअल में कम है, यानी कि लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन आता है। तो अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी थ्योरी, अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी थ्योरी, तो रिलेटिविटी थ्योरी क्या कह रही है कि लेंथ की डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी है तो वो लेंथ में क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्शन आएगा। तो लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन को मैंने लिख दिया एल डैश से, और ये किसके बराबर हो गया, एल अपॉन गामा। गामा की वैल्यू 1 से कम ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है। तो गामा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एल। ठीक है, तो अब जो नया वॉल्यूम आएगा क्यूब का, तो न्यू वॉल्यूम जो आएगा, न्यू वॉल्यूम, तो यहां से न्यू वॉल्यूम कितना आएगा, एल स्क्वायर। जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी की उनमें तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन में जो लेंथ है उसमें चेंज आएगा। उसमें चेंज कितना आ गया, एल डैश, यानी कि नई लेंथ जो है वो है एल डैश, और वो एल डैश की जो वैल्यू है वो कितनी है, एल अपॉन गामा। तो ये कितना बन जाएगा, एल क्यूब और इंटू गामा, एल क्यूब अपॉन गामा, सॉरी, ये कितना बन जाएगा, एल क्यूब अपॉन गामा। तो नई जो डेंसिटी आएगी रो डैश, मास तो सेम रहेगा, वॉल्यूम चेंज हो गया, वॉल्यूम कितना हो गया, एल क्यूब अपॉन गामा, वॉल्यूम हो गया एल क्यूब अपॉन गामा। ठीक है, अब यहां पर आप वैल्यू रखो रो डैश, मास अपॉन एल एम अपॉन एल क्यूब, ये किसके बराबर है, रो नॉट। तो ये हो गया रो नॉट, और गामा ऊपर चला गया, ये गामा आ गया। अब गामा की वैल्यू क्या होती है, गामा की वैल्यू होती है 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जिसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं कैसे, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और पूरे की पावर माइनस हाफ। तो यहाँ पर आपसे सिली मिस्टेक ये हो सकती है कि हो सकता है आपको क्वेश्चन ही आ जाए एग्जाम के अंदर, मतलब आप सॉल्व कर जाओ इसको, पर यहाँ पर आप ध्यान दे लेना कि यहाँ पर पावर लिखी हुई है प्लस हाफ, और यहाँ पर लिखी हुई है माइनस हाफ। आपका जो आंसर आया है वो माइनस हाफ में आया है, यानी कि डी आंसर आया है। ऐसा कई बार होता है कि हम क्वेश्चन को सही कर ले जाते हैं, पर सिली मिस्टेक करते हुए हम गलत आंसर पर टिक कर देते हैं, या गलत बबल हम फिल कर देते हैं। तो उस चीज का ध्यान रखना, ये सुसाइड कमिटिंग के बराबर होगा, मतलब आत्महत्या है अगर आप आता हुआ क्वेश्चन गलत कर रहे हो, आपने सॉल्यूशन उसका सही निकाल लिया है और जल्दबाजी में या किसी भी कारण से आप उसका गलत आंसर टिक कर रहे हो, तो वो एक तरह से सुसाइड कमिटिंग वाले सीन होता है, तो उससे बच के चलना है, मतलब इतना जल्दबाजी और हड़बड़ाहट आपको नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व रमन इफेक्ट द वेवलेंथ ऑफ द सोर्स यूज्ड, वेवलेंथ जो यूज कर रहे हैं, रमन इफेक्ट अगर हमें ऑब्जर्व करना है तो वो विजिबल रेंज में होनी चाहिए, है ना। वेवलेंथ केवल और केवल कौन से रेंज में होनी चाहिए, विजिबल रेंज में होनी चाहिए। A bomb at rest explode in 3 segments of unequal mass. The most general description of the final state is that. Most general जो description है वो क्या होता है कि जब ये एक्सप्लोड होगा, इसके जितने भी फ्रेगमेंट्स होंगे, जितने भी इसके टुकड़े होंगे, वो सारे के सारे किस में होने चाहिए, एक ही प्लेन में होने चाहिए। तो वो जितने भी फ्रेगमेंट जो वहां से उड़ेंगे, जहां फ्लाई ऑफ करेंगे, तो उनकी जो सभी की डायरेक्शन है वो एक प्लेन में होनी चाहिए, प्लेन चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, डी। इफ द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव विद अ वेलोसिटी 0.9 मीटर पर सेकेंड इज इंक्रीज्ड बाय 1%। अब देखो जो ई है वो किसके इक्वल हो गया, पी स्क्वायर अपॉन 2m। यहां से अगर चेंज निकाले तो डेल ई अपॉन ई, और ये हो जाएगा 2 डेल पी अपॉन पी, और ये 2 हो गया और m। तो यहां से जो चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है मोमेंटम में, वो आ रहा है 1 का। तो एनर्जी भी कितना परसेंट चेंज हो जाएगी, 1%, है ना भाई। यहाँ dp अपॉन पी कितना दिया हुआ है, 1%, और ये किसके बराबर हो जाएगा, डी ई अपॉन ई। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अ टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर डायमीटर एंड इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम 2 ऑब्जेक्ट्स। 1 किलोमीटर ये स्क्रीन की डिस्टेंस है, और ए जो है वो डायमीटर दिया हुआ है। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी रिजॉल्व बाय टेलीस्कोप। तो रिजोल्यूशन जो लिमिट होती है, रिजोल्यूशन लिमिट, वो इक्वल हो गई स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। और उसके अलावा जो रिजोल्यूशन लिमिट है उसका एक फॉर्मूला है एरी का फॉर्मूला से 1/22 लैम्डा अपॉन ए, है ना। जबकि इसकी वैल्यू हम अभी ले लेते हैं लैम्डा अपॉन ए। इन दोनों फॉर्मूला को इक्वल करें तो स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन ए। तो यहां से डी की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा इंटू कैपिटल डी अपॉन ए। लैम्डा की जो वैल्यू है वो है 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग में, यानी कि 10 पावर -10। डी जो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर दिया हुआ है, तो ये हो गया 10 पावर 3। उसके बाद ए डायमीटर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 पावर -2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 mm। आंसर विल बी 5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए।
Sij and Aij represent a symmetric and anti-symmetric real value tensors respectively in 3 dimension. 3 dimension में है तो एक के 6 हो जाएंगे और एक के 3, यानी कि आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अ हूप रोलिंग डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन। अब जैसे मान लो ये इंक्लाइन प्लेन है, ये इंक्लाइन प्लेन है और ये इसका एंगल है, लेट सपोज ये फाई है, यहां से और यहां तक की डिस्टेंस है एच और ये जो डिस्टेंस है वो है एल। तो अगर मैं यहां से ट्रिग्नोमेट्री का यूज करूं तो साइन फाई की वैल्यू हो जाती है एच अपॉन एल। ये किसकी वैल्यू हो गई? साइन फाई की। तो एच की वैल्यू हो जाएगी एल साइन फाई, एल साइन फाई। इस इंक्लाइन प्लेन से जब कोई बॉडी रोल करती हुई आ रही है विदाउट स्लिपिंग, तो उसके लिए जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ के होता है रेडियस ऑफ जायरेशन। हूप के लिए, रोलिंग सिलेंडर के लिए, हूप मतलब रोलिंग सिलेंडर, तो रोलिंग सिलेंडर के लिए जो के अपॉन आर स्क्वायर है उसकी वैल्यू कैसे निकाले? तो हमारे पास होता है एम के स्क्वायर, आई की वैल्यू, और ये इक्वल होती है एम आर स्क्वायर हूप के लिए। तो यहां से के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई 1/2 और एच की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है एल साइन फाई। तो यहां से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 2g, एच की जगह हम सब्सटीट्यूट कर देंगे एल साइन फाई, फाई है ये फाई, और 1 प्लस ये हो जाएगा 1/2, 1/2 प्लस 1 ये हो गया 3/2, 3/2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4g एल साइन फाई, 4g एल साइन फाई अपॉन 3। तो यहां से आंसर हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 4g एल साइन फाई अपॉन 3 और ये पूरा रूट में। तो करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा बी, बी विल बी द राइट। गर्मी बहुत हो रही है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इफ अ शिफ्ट ऑफ 100 सर्कुलर फ्रिंजेस, नंबर ऑफ फ्रिंजेस दिए हैं आपको 100, देन उसके बाद व्हेन द मूवेबल मिरर ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज शिफ्टेड बाय 0.03 mm, तो ये x की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू है 0.03 mm। देन उसके बाद वेवलेंथ निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास लैम्डा इज इक्वल्स टू 2x अपॉन n। तो ये हो जाएगा 2x की वैल्यू है 0.03 mm, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो तो ये हो जाएगा 10⁻³ और n की वैल्यू आपको दी हुई है 100। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा नैनोमीटर में आंसर, और ये नैनोमीटर में बन जाएगा 600 नैनोमीटर। नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹, यानी कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये ऐसा बन जाएगा 600 इंटू 10⁻⁹ मीटर में, और 10⁻⁹ जो है वो नैनो होता है तो इसलिए इसको लिख दिया नैनोमीटर। 14th, द अल्ट्रासोनिक वेव आर नॉट यूज्ड इन फायर फाइटिंग, फायर फाइटिंग में इसका यूज नहीं किया जाता। द इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, होमवर्क के लिए दे रहा हूं, करके बता देना। करना क्या है, 3 + 4 आयोटा अपॉन 3 - 4 आयोटा ये दिया है आपको, तो इसके जो डिनोमिनेटर में दिया है इसके कॉम्प्लेक्स से, कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका कंजुगेट क्या बनेगा, इसका कंजुगेट बनेगा 3 + 4 आयोटा अपॉन 3 + 4 आयोटा। अब ये सॉल्व करके बताना है क्या आंसर आएगा, बहुत आराम से निकाल सकते हो। 11th-12th क्लास का बच्चा भी ये कर सकता है, इवन 9th क्लास का बच्चा भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन क्वार्ट्ज क्रिस्टल इज 5.46 इंटू, वेलोसिटी दे रखी है लॉन्गिट्यूडनल वेव की, वो कितनी है 5.46 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड में क्या निकालना है, फ्रिक्वेंसी है ना। अब जो एक होता है टाइम पीरियड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, और हमें यहां से निकालना है, क्या निकालना है, फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी इसका उल्टा हो जाएगा वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, और यहां से आप सॉल्व करोगे तो वेलोसिटी कितनी है 5.46 इंटू 10⁻³ प्लस का है, और डिस्टेंस जो है वो 1 mm में दी हुई है, तो 1 mm का कितना हो जाएगा 10⁻³ मीटर। ऐसा करोगे तो इससे आंसर आएगा 5.46 मेगाहर्ट्ज, क्योंकि 10⁻³ ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। पर यहां पर आपको क्या करना है, इसको हाफ से डिवाइड करना है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल का केस है, तो हाफ से डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 2.73 मेगाहर्ट्ज, 2.73 मेगाहर्ट्ज। एन ओपन पाइप ऑफ लेंथ, ओपन पाइप के लिए फ्रिक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PV अपॉन 2L, जहां P जो होते हैं वो होते हैं हार्मोनिक्स, है ना, P जो होते हैं वो होते हैं हार्मोनिक्स। अब यहां इस क्वेश्चन में एक लाइन गायब है, यहां पर है वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड, और वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होती है वो होती है 330 मीटर पर सेकेंड। अब ये क्वेश्चन पूरा हो गया, तो यहां से हमें क्या निकालना है, यहां से हमें P की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो गया 2LF अपॉन V। तो
एल की जो वैल्यू है वो 33 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट कर लो 0.33। एफ की वैल्यू हो गई 100 और जो वी हो गया वो हो गया 330। यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2, यानी कि कौन सा हार्मोनिक हो जाएगा, ये सेकंड हार्मोनिक हो जाएगा। टोटल एनर्जी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज, तो टोटल एनर्जी जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ फोर्स वाइब्रेशन, फोर्स वाइब्रेशन के केस में जो फोर्स वाइब्रेशन ऑफ रेजोनेंस वेव बिकम वेरी शार्प, तो शार्प ये कब होगी, जब डैम्पिंग फोर्स जो है वो क्या हो जाए, स्मॉल हो जाए, है ना। ये शार्प कब होगी, जब डैम्पिंग फोर्स क्या हो जाए, स्मॉल हो जाए। डैम्पिंग फोर्स स्मॉल हो जाएगा तो उसके केस में ये क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा इसका डी। नेक्स्ट, द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई, परफेक्ट कंडीशन, परफेक्ट इलास्टिक बॉडी की कंडीशन के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू होती है 1, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ए।